नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक नए एवं बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और हमारा जो विषय है, वो है कि जीवन में कितना संघर्ष होगा। देखिए, कई बार हम देखते हैं अपने आस-पास कि कुछ लोग संघर्ष कर ही रहे हैं, जब से पैदा हुए हैं, वो संघर्ष कर ही रहे हैं, बुढ़ापा आने को है, लेकिन उनका संघर्ष खत्म नहीं हो रहा और व्यक्ति भी मेहनती है। ऐसा नहीं है कि जहाँ तक कोई मेहनत नहीं करता, जहाँ तक मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको सफलता नहीं मिल रही है, उसको सुख नहीं है जीवन में। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं, वो पैदा ही हुए हैं बिल्कुल सिल्वर स्पून लेकर के, कहते हैं ना बॉर्न विथ सिल्वर स्पून, कि उनको बैठे-बिठाए सब कुछ मिल रहा है, राजा की तरह ज़िंदगी बिता रहे हैं वो। कोई ख़ास मेहनत भी नहीं करते हैं, नॉर्मल सी मेहनत करते हैं और जीवन में हर एक सुख वो भोग रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि क्या आपकी किस्मत में संघर्ष लिखा है या फिर सुख लिखा है। अब अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो ये भी सवाल मन में आता है कि संघर्ष है तो कब तक है। बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं कि जिन्होंने 30 साल की उम्र तक बहुत संघर्ष किया, 35 की उम्र तक बहुत संघर्ष किया, लेकिन उसके बाद उनका जो जीवन का ग्राफ है ना, वो बहुत तेज़ी से ऊपर चला गया। तो इसका मतलब था कि उनको वहीं तक संघर्ष करना था, उनका संघर्ष लाइफ़ टाइम के लिए नहीं था। तो हम आज इस सभी पहलू को समझेंगे कि क्या जीवन में संघर्ष हमेशा चलेगा? क्या जीवन में संघर्ष एक वक़्त तक चलेगा? एक वक़्त तक चलेगा तो कितने वक़्त तक चलेगा? इस सब को हम आज की पत्रिका में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कितना संघर्ष होगा। कैसे समझेंगे इसको? देखिए, जैसे ही आप किसी पत्रिका को देखते हो ना, तो आम धारणा क्या होती है कि राजयोग कितने हैं पत्रिका में, कितने बड़े-बड़े राजयोग हैं। आपने सुना होगा मेरे पास भी कई लोग आते हैं और जब मैं प्रेडिक्शन करता हूँ, तो वो कहते हैं, "हाँ, ये सही, आपने जितनी बातें बताई सब सही।" लेकिन फिर वो कहते हैं ना, "मे राजयोग क्या-क्या है?" अरे, मैंने सुना है विपरीत राजयोग है, सॉफ्टवेयर बताता होगा उनको या यूट्यूब पे देखते हैं। तो वो कहता होगा, "विपरीत योग भी तो है सर, वो आपने नहीं बताया। सर, नीच भंग योग भी तो है, वो आपने नहीं बताया।" मतलब मैंने उसका फलित उनको बता दिया है। लेकिन उनको मेरे मुँह से ये सुनना था कि ये राजयोग आपने नाम नहीं लिया इसका। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि राजयोग के जो नाम है ना, उसको तो आप गिनना छोड़ दीजिए। मतलब राजयोग बहुत ज़्यादा काउंट करना छोड़ दीजिए। अच्छे-अच्छे चार्ट्स में जहाँ आपको एक से बढ़ के एक राजयोग देखने को मिल रहे हैं, आप अगर ज्योतिष जानते हैं, समझते हैं, तो आप जानेंगे कि बहुत सारे राजयोग किसी काम के नहीं हैं। बहुत सारे राजयोग किसी काम के नहीं है, वो केवल फेस वैल्यू पे आपको नज़र आ रहे हैं। रिज़ल्ट बिल्कुल उल्टा मिल रहा है। बल्कि कई सारे लोगों को आपने सुना होगा मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं मैंने आज से इतने साल पहले कुंडली दिखाई, तो उन्होंने कहा तुम्हारे में ये राजयोग है, ये है, ऐसा है और अभी देखो तो मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा, तो वो राजयोग कहाँ गया? तो कहने का मतलब क्या है कि शास्त्रों को अगर आप पढ़ेंगे ना, राजयोग झूठा नहीं लिखा है। होता क्या है कि कोई राजयोग बन रहा है, उस राजयोग को आप बहुत बढ़ा-चढ़ा के समझ रहे हो, हज़ारों राजयोग लिखे गए हैं। तो क्या हज़ारों राजयोग क्या आपको राजा बना देंगे? अगर होता तो हर व्यक्ति राजा होता। ऐसा कोई चार्ट नहीं है जिसमें राजयोग नहीं है। ऐसा कोई कुंडली आपको मिलेगा ही नहीं जिसमें राजयोग नहीं हो। कुछ नहीं तो केंद्र त्रिकोण राजयोग हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? कुछ नहीं तो विपरीत राजयोग हो जाएगा, कुछ नहीं तो किसी को धन योग हो जाएगा। अब आप ये नहीं समझते हैं कि अगर धन योग बन भी रहा है तो कोई बुरा ग्रह देख के उस धन योग को भंग भी तो कर सकता है। अगर विपरीत योग बन रहा है, विपरीत योग संघर्ष के बाद आपको तरक्की देता है। लंबे संघर्ष के बाद आपको तरक्की देता है। नीच भंग बन रहा है, नीच भंग भी अलग-अलग कैटेगरी का होता है। कहने का क्या मतलब है, मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आप राजयोग को तवज्जो देना बंद कीजिए। राजयोग के पीछे बहुत ज़्यादा मत भागिए कि ये फलाना महापुरुष योग है, तो बहुत ज़्यादा मुझे लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है? तो देखना क्या है, क्या नहीं देखना है वो तो हम समझ गए। अब देखना क्या है, देखिए लगन लग्नेश। लगन कोई सा भी हो, आपको यहाँ 7 नंबर लिखा होता तो शुक्र लगन लग्नेश बनता। यहाँ 1 नंबर लिखा है तो मेरा लग्नेश मंगल है। तो आपको लगन में ताकत चाहिए और लग्नेश में ताकत चाहिए। लगन लग्नेश राजा की तरह होता है पत्रिका में। भले ही हम सूर्य को राजा कहते हैं, लेकिन एक कुंडली की जो बागडोर है ना, वो आपका लग्नेश सँभालता है। तो लगन लग्नेश बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो बली है,
वो बलवान है तो सबसे पहले ये दिखाता है कि आप जीवन में कुंडली कैसी भी हो, आपकी पत्रिका कैसी भी हो, इट शोज़ कि आप जीवन में चीज़ों को झेल लोगे, झेलने की ताकत देगा, आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा, आप गिव अप नहीं करेंगे। तो ये लगन लग्नेश देता है, तो आपका लगन जितना बली है, लग्नेश जितना बली है, बली का मतलब क्या, यहाँ शुभ ग्रह आके बैठ जाएँ, लग्नेश मित्र राशि में चला जाए, उच्च की राशि में चला जाए, शुभ भावों में केंद्र त्रिकोण में घूम ले या धन भाव में घूम ले, 3, 6, 8, 12 में वो ना जाए, अगर जाए भी तो मित्र की राशि में जाए, किसी बुरे ग्रह के प्रभाव में नहीं हो। तो ऐसे करके हम देखेंगे कि लगन लग्नेश में जान होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी राजयोग गिना लीजिए, अगर आपका लगन लग्नेश में जान नहीं है ना, तो आप उस पोटेंशियल को अचीव कर ही नहीं पाएँगे। अपॉर्च्युनिटी आ जाएगी राजयोग की वजह से, लेकिन आप उस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब नहीं कर पाएँगे। आपने कई बार लोगों को सुना होगा कि अरे उस समय मैं ये कर लेता, ये डिसीज़न ले लेता ना, तो आज शायद कहीं और होता, मेरी तकदीर कहीं और होती। तो ये वही लोग कहते हैं जिनके लगन लग्नेश में जान नहीं होती है या पिटे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने सही टाइम पे सही निर्णय नहीं लिया। दूसरा, त्रिकोण भाव एवं भावेश का बली या निर्बल होना। देखिए त्रिक हमने लगन की तो बात कर ली, बाकी बचा ये। आपको पता है कि ये 3 भाव सबसे शुभ होते हैं, इसी को मित्र ग्रह कहते हैं। कोई भी लगन उठा के आप देखिएगा, कोई भी किताब आप उठा के पढ़ेंगे ज्योतिष की, आप जानते भी होंगे, त्रिकोण भाव और उसके अधिपति को हमेशा ही मित्र माना गया है कि ये आपका बुरा नहीं कर सकते, ये करेंगे तो केवल और केवल आपका भला करेंगे। तो इसका मतलब पंचमेश और नवमेश ये जितने बली हों, ये उतना बढ़िया है। भाई पंचमेश कोई ना कोई तो बनेगा, कहीं ना कहीं तो बैठेगा, लेकिन वो बली बैठा है कि निर्बल बैठा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाग्येश कोई तो बनेगा, कहीं तो बैठेगा, वो बैठा कैसा है, कितना बलवान होके बैठा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ गुरु बनते हैं भाग्य, अब मैंने यहाँ गुरु बिठा दिया और साथ में राहु बिठा दिया, शनि बिठा दिया। थोड़ी देर के लिए बस कल्पना करिए आप। अब इस व्यक्ति का भाग्य कैसा होगा, मैं आपसे पूछता हूं। लग्नेश अष्टम में, 2 क्रूर ग्रह, वो भी जो शत्रु है उसके साथ जाके बैठा है, तो व्यक्ति की किस्मत पिट गई। व्यक्ति कहेगा कि मेरी किस्मत साथ नहीं देती है मुझे, ठीक है। वहीं अगर इस व्यक्ति का गुरु लगन में बैठ जाए, सिंपल सा मैं बात कह रहा हूं आपको, तो व्यक्ति कहेगा कि भाई मुझे तो मिलता है, भले एक्सेप्ट करे ना करे, आप यही व्यक्ति है जिसको आप कहोगे कि ये चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ है, इसको बिना मांगे चीजें मिल जाती है, क्योंकि भाग्येश बली होके लगन में ही बैठ गया। उच्च का बैठ जाए गुरु, तो भी आप कहोगे कि चौथे भाव संबंधित इसको सारे सुख सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि बली है, एक तो बलवान हो गया, नवम भाव भी बली, यहां भी बली। तो कहने का क्या मतलब है, ये पंचम भाव के लिए भी आप लगाइए, पंचम भाव के लिए भी। और सिर्फ पंचम भाव को आप शिक्षा संतान से ही मत जोड़िए, ये दोनों भाव एक तरीके से आपके लक को बूस्ट करते हैं। आप कहेंगे नहीं पंचम में लक कैसे आया, देखो नवम से, ये नवम है, इसको भवत भावम कॉन्सेप्ट कहते हैं, 9th हाउस का ये हायर सेल्फ है। तो ये भी पंचमेश भी जहां देखेगा ना, जहां दृष्टि डालेगा, जिसके साथ बैठेगा, जिस भाव में बैठेगा उस भाव में उन्नति ला देगा, ठीक है, उन्नति ला देगा, उसको बढ़ा देगा। तो त्रिकोण अधिपति का बली होना बहुत जरूरी है। निर्बल हो जाए जैसा मैंने बताया था, तो किस्मत आपकी कमजोर कर देगा। अच्छा, 6, 8, 12, अभी हमने अच्छे अच्छे ग्रहों की बात की, अब समझो कि स्ट्रगल कौन बढ़ाता है। एक तो स्ट्रगल आपने समझा कि ये गलत जगह बैठ जाए, 6, 8, 12 में त्रिकोण अधिपति पीड़ित हो जाए तो खराब है। अब 6, 8, 12 के स्वामी, 6, 8, 12 के स्वामी अगर बली हो के त्रिकोण से संबंध बना ले, अब इसमें बड़े ध्यान से समझिएगा, 6, 8, 12 का वो स्वामी देखना है आपको जो लग्नेश का शत्रु है। अब यहां अगर मैं मंगल को कहता हूं अष्टमेश, तो मंगल तो मेरा लग्नेश भी है, वो अगर यहां मैंने बिठा दिया मंगल, तो वो मुझे लाभ करेगा हानि करेगा। मंगल यहां ज्यादातर मामलों में मुझे लाभ करेगा, हानि नहीं करेगा, क्योंकि वो मेरा अ, लग्नेश है। वहीं बृहस्पति को मैं बिठा दूं, मान लीजिए बृहस्पति गुरु यहां बैठ जाए, तो कुछ लोग कहेंगे ये तो द्वादशेश भी है, लेकिन ये तो भाग्येश भी है, तो ये ज्यादा मुझे लाभ करेगा। तो आपको देखना है 6, 8, 12 में वो ग्रह जो आपका मित्र नहीं है, जो त्रिकोण का स्वामी नहीं है। इस कुंडली में क्या कोई एक ऐसा ग्रह है? हाँ, छठा भाव बुध।
छठे का स्वामी है, तीसरे का स्वामी है, तीसरा छठा अच्छा नहीं लिया जाता है और बुध इस कुंडली के लिए अच्छा नहीं है। अब अगर मान लीजिए बुध यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए या यहां बैठ जाए, भला करेगा कि नुकसान करेगा? नुकसान करेगा वो, नुकसान करेगा। जहां बैठेगा वहां आपके संघर्ष को बढ़ा देगा, क्योंकि लग्नेश का शत्रु है, बुरे भाव का स्वामी है। अब यहाँ पे क्या होता है, बुध के पास तो एक ही दृष्टि है। कई कुंडलियों में आप देखेंगे कि शनि षष्ठेश बना, जैसे सिंह लगन में शनि षष्ठेश बना। अब शनि के पास दृष्टि भी 3 है, वो वहां देखेगा भी 3 भावों को, बैठेगा भी एक जगह, यानी 4 को वो प्रभावित करेगा। तो जितने ज्यादा भाव भावेश को ये बुरा ग्रह प्रभावित कर दे, ये उतना खराब होता है। और अगर त्रिकोण से इसका संबंध बन जाए तो और बेड़ा गर्क हो जाता है, आपके किस्मत को खराब करने वाला होता है, संघर्षों को बढ़ाने वाला होता है। अच्छा, लगन कुंडली में ग्रह बली मिले लेकिन नवमांश में आपको कमजोर मिले, ये आप सबने सुना होगा कि नवमांश में ग्रहों का बल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे आप भाव से ज्यादा राशियां देखो कि मेरा जो लग्नेश जिसकी मैंने बात की यहाँ पे, जैसे मंगल है इस पत्रिका में, तो मंगल नवमांश में कहा गया है? क्या नवमांश में वो बुध की राशि में तो नहीं चला गया है? कहीं नवमांश में वो खराब राशियों में नहीं चला गया है? कुंभ में तो नहीं चला गया है? कुंभ में वो शत्रु राशि का हो जाता है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आप कहेंगे कि खराब है। कहीं वो जाकर के नीच का तो नहीं हो गया है, तो भी खराब है, क्योंकि उसकी उसका बलाबल कमजोर हो गया। तो आपको सिर्फ लग्नेश का नहीं, त्रिकोण अधिपति का देखना है, खास करके आपको इन 3 ग्रहों का। ठीक है, कि यहां जो बली है वहां पे वो कमजोर ना हो रहे हो। फिर बुरी दशा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो मैं कह रहा था कि आपने शुरुआत में बहुत स्ट्रगल किया या शुरुआत में आपने बहुत मजा किया और अब आपका डाउनफॉल शुरू हो गया है। शुरुआत में आपने बहुत पसीना बहाया, बहुत रगड़ा जीवन ने आपको, अब आप राजा बने बैठे हो, अब आप सफलता पाके बैठे हुए हो, एकदम राजसुख के साथ रह रहे हो। तो दशा, दशा जो है ना व्यक्ति की, वैसे भी कहते हैं ना कि दशा जब बदलती है ना तो जीवन बदल जाता है। तो समय सब कुछ होता है, आपने सुना होगा समय बलवान है, समय सबका बदलता है, सबका समय आता है। तो ये जो समय हम कहते हैं ना, वैसे भी जो उदाहरण देते हैं, तो ज्योतिष में हम इसको दशा से देखते हैं। अगर कुंडली में पोटेंशियल है, दशा के ऊपर सबसे पहले मत आइएगा, पहले पोटेंशियल देखिएगा कि चार्ट में कोई पोटेंशियल है कि नहीं। पोटेंशियल कैसे देखेंगे? वही कि ग्रहों में जान है कि नहीं। अब मान लीजिए आपका लग्नेश है मंगल और वो पिट जाए, मंगल मान लीजिए यहाँ बैठा हुआ है, मंगल प्लस राहु बिठा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब ये मंगल पिट गया है। लगन में भी आप मान लीजिए नीच का शनि बिठा दीजिए थोड़ी देर के लिए। अब ये चार्ट पिटा हुआ है, थोड़ी देर के लिए मैं समझाने, शनि लगन में है, मेहनती तो बना देगा, मंगल लगन को देख रहा है, मेहनती तो कर देगा, लेकिन हेल्थ की दिक्कत, संघर्ष बढ़ा देगा आपका। अब आप कहोगे जी अच्छे ग्रह की दशा आई, अच्छे ग्रह की दशा में कितना उठा देगा ये मंगल आपको, कितना उठा देगा? नो डाउट स्थिति बेहतर होगी, संघर्ष कम हो जाएगा, लेकिन जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि यार बस अब खत्म हो गया मेरा संघर्ष, वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि लगन लग्नेश को जरूर देखिए। तो अगर बुरी दशा चल रही है तो थोड़ा पेशेंस रखिए, अच्छी दशा जब आएगी, कुंडली में जान है, तो जरूर आपकी किस्मत बदलेगी, जरूर आपकी किस्मत बदलेगी। आप ही फिर उदाहरण दे रहे होंगे कि अरे वो समय मेरे पास खाने को पैसे नहीं थे, आज देखो मैंने 20,000 का जूता पहना हुआ है। आपने देखा होगा ऐसा एग्जाम्पल लोगों को कहते हुए कि पहले मैं पूरे महीने में 10,000 खर्च नहीं करता था, मेरे पास 10,000 नहीं होते थे, आज मैं 20,000 के जूते पहन लेता हूँ। कई लोगों को आपने सुना होगा ऐसा कहते हुए। वो दशा जब बदलती है तो जीवन की दिशा बदल जाती है। इसके अलावा हमको पता है कि राहु केतु एवं शनि जो है ना, ये कोई बहुत अच्छे ग्रह नहीं माने जाते हैं। राहु केतु और शनि, खास करके राहु और शनि। तो राहु केतु शनि का कुंडली में अत्यधिक प्रभाव होना, तो ये अच्छा नहीं है। विलंब, बैड लक, सडन लॉसेस इसको देने वाला होता है। कैसे? अब समझते हैं कैसे देखना है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मंगल को यहाँ बिठा देते हैं, मान लेते हैं मेष लगन की कुंडली, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यहाँ पर मंगल मेरा लग्नेश बैठा हुआ है। सूर्य को हम मान लीजिए कि सूर्य को हम यहाँ बिठा देते हैं। ठीक है, सूर्य यहाँ बैठ गया। ठीक है, और गुरु को भी बिठा देते हैं थोड़ी देर के लिए, किसी भाव में हम गुरु को बिठा देते हैं। कहाँ बिठा दें गुरु को? गुरु को यहाँ बिठा देते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से,
ये ठीक-ठाक लग रहे हैं, क्या दिक्कत है? बढ़िया चार्ट है अभी। अब बड़े ध्यान से देखिए, मैंने शनि को यहाँ बिठा दिया, ठीक है? मैंने शनि को यहाँ बिठा दिया, मैंने राहु को यहाँ बिठा दिया, केतु यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है? अब मुझे बताइए, यहां से राहु गुरु को खराब करेगा, यहां से शनि मंगल को खराब कर रहा है, देख रहा है इसको, उसके भाव में भी शनि बैठा है और सूर्य तो केतु राहु केतु एक्सिस में चला ही गया। कहना क्या चाह रहा हूं, जो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट की प्लैनेट्स है, बहुत ध्यान से समझिए। भाई शनि राहु केतु को कुंडली से हटा नहीं दोगे ना, ये कहीं ना कहीं तो बैठेंगे, सबकी कुंडली में बैठे हैं। जो राजा है उसकी भी कुंडली में बैठा है, जो प्रधानमंत्री है उसकी भी कुंडली में बैठा है, और जो भिखारी है उसकी भी कुंडली में बैठा है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि शनि राहु केतु अच्छे ग्रहों को खराब नहीं कर रहे हो। आपके त्रिकोण अधिपति को अगर सूर्य राहु केतु शनि राहु केतु माफ करिएगा, शनि राहु केतु खराब कर रहे हैं तो वो खराब चार्ट हो गया, ठीक है? तो आपके महत्वपूर्ण ग्रहों को, शुभ ग्रहों को शनि राहु केतु खराब ना करे, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। अगर ये कर रहा है तो जीवन में संघर्ष को बढ़ा देगा, भले ही ये कितना ही अच्छा आपको क्यों ना नजर आ रहा हो। ऐसे में क्या होता है, अब आप कहते यहां पे ध्यान से समझिए, आप कहते गुरु, आप कहते मेरा गुरु धन भाव में है, पैसा देगा, जरूर देगा, ये गुरु भी पैसा देगा। लेकिन मैं ही आपको बोलता हूं, यहां पे आपने केतु को बिठा दिया या राहु को बिठा दिया, मान लेते राहु केतु में से एक को बिठा दिया, तो यहां पे ये तो डिस्ट्रॉय हो गया ना, इसकी पोटेंशियल तो डाउन हो गई ना। या यहां पे आपने बुध को बिठा दिया तो भी यहां पे पैसे की कमी करेगा। तो आप सिर्फ एक ग्रह को देख के मत प्रिडिक्शन करिए, आप देखिए कि उस ग्रह का साथ कौन दे रहा है, उसका विरोध कौन कर रहा है, नुकसान कौन पहुंचा रहा है, उसके बाद आप डिसाइड करिए। अब मून, देखिए पहले के जमाने में जब हाथ से भी कुंडलियां बनती थी तो लगन कुंडली के साथ साथ ना चंद्र कुंडली बनाई जाती थी। चंद्रमा इतना महत्वपूर्ण है कि लगन कुछ भी हो, साथ में चंद्रमा से भी शास्त्र कहता है कि जरूर कुंडली देखो। तो जब आप चंद्रमा की बात करते हैं तो हम चंद्रमा का बल देखते हैं कि चंद्रमा कितना बली है। तो चंद्रमा के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, वो होता है उसका पक्ष बल। मान लीजिए सूर्य यहां पर है, अगर किसी का चंद्रमा यहां हो, यहां हो, यहां हो, तो आप कहेंगे या यहां यहां भी चल जाएगा, ठीक है? क्यों चल जाएगा? अब आप कहेंगे आपने राशि नहीं देखी, युति नहीं, देखो पक्ष बल में ना हम देखते हैं ये पूर्णिमा के कितने पास है। चंद्रमा पूर्णिमा के जितने पास होगा उसका साइज उतना बड़ा होगा, ये तो आप भी जानते हैं। यहां सूर्य के बिल्कुल सामने होगा चंद्रमा, तो वो फुल साइज का होगा, ठीक है? तो जितना ये सूर्य से दूर भावों में होगा, दूर भावों में होगा, अगर यहां बैठ जाएगा, यहां बैठ जाएगा तो वो कमजोर कहलाएगा, पक्ष बलहीन कहलाएगा, और इन सब भावों में वो पक्ष बली कहलाएगा। तो चंद्रमा पक्ष बली हो, शुभ ग्रहों का साथ मिल जाए या मित्र राशि में हो तो कहना ही क्या। लेकिन पक्ष बल चंद्रमा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है? अब एक आखिरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि शायद आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप चार्ट प्रेडिक्ट करने जाएंगे तो ये आपको बहुत देखने को मिलेगा। वन प्लैनेट कंट्रोल क्या होता है? वन प्लैनेट कंट्रोल बड़े ध्यान से समझिए। देखिए, अगर मान लीजिए यही पत्रिका है, यहां पे मैंने सूर्य को डाल दिया, यहां पे मैंने मंगल को डाल दिया, यहां पे मान लेते हैं शुक्र और बुध भी आसपास ही रहते हैं, है ना? तो इन तीनों को एक साथ डाल दिया और यहां पे गुरु को डाल दिया, ठीक है? अगर ये चार्ट है, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, अगर मैंने यहां पे शनि बैठा हो तो कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? शनि अकेले इन सारे ग्रहों को प्रभावित कर रहा है, अपनी सातवीं दृष्टि से इनको और अपनी 10वीं दृष्टि से इन दोनों को। इसको कहते हैं वन प्लैनेट कंट्रोल, यानी अकेले एक ग्रह ने 5 ग्रह को कंट्रोल कर लिया। ये तब और खतरनाक हो जाता है जब शनि तो इसको देखे लेकिन ये पलट के शनि को ना देखे, मतलब उस ग्रह को ना देखे। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मान लीजिए इसी पत्रिका में मंगल को मैंने लगन में बैठा दिया, अब मंगल इसको भी देख रहा है, गुरु को भी देख रहा है, शनि को नहीं देख रहा।
लेकिन मंगल का प्रभाव इन तीनों के और इसके ऊपर भी है, तो मंगल का कंट्रोल आ गया। अच्छा, जो ग्रह कंट्रोल कर रहा है वो ग्रह मेरा मित्र है या शत्रु है, दिस इज वॉट यू नीड टू सी इन द चार्ट। आपको यही देखना है। अगर मंगल कंट्रोल कर रहा है इनको तो अच्छा है ना, मैं ही तो कंट्रोल कर रहा हूं, मैं ही तो हूं वो। लेकिन अगर कोई बुरा ग्रह कंट्रोल कर ले इन सबको, मान लीजिए राहु कर ले, शनि जो अकारक है वो कर ले, तो कुंडली क्या हो गई, संघर्ष वाली हो गई, खराब हो गई। तो वन प्लैनेट कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ग्रह जो बहुत सारे ग्रहों को देख रहा है और बहुत सारे ग्रह पलट के उसको नहीं देख पा रहे हैं, उसका उसके हाथ में उसकी चाबी हो जाती है, उसकी चाबी उसके हाथ में हो जाती है और वो जैसे चाहे वैसे परिणाम दिलवा सकता है। तो वन प्लैनेट कंट्रोल अगर है, सभी ग्रह नहीं आएंगे कभी भी वन प्लैनेट कंट्रोल में, लेकिन चार, 3 ग्रह, 4 ग्रह, 5 ग्रह अगर आ रहे हैं तो वो उस एक प्लैनेट को ऊपर आपको फोकस बहुत करना है कि वो कौन है। अगर मान लीजिए वो अकारक है तो उसकी शांति करवाइए, उसको उसका उसके लिए आप जो भी रेमेडी होती है वो कीजिए। और अगर वो आपका अच्छा ग्रह है तो उसको और बलवान कीजिए। उसको बलवान करेंगे तो बाकी सारे ग्रह उसके कहे अनुसार परिणाम देंगे। ये बहुत बहुत खास थ्योरी बनती है और ये बहुत सारे चार्ट में देखने को आपको मिल जाएगा और उस वजह से चार्ट का पूरा दिशा बदल जाता है। चलिए, तो इसको हमने समझा। अब मैं दोबारा से अगर सम अप करूं तो अगर नेगेटिव फैक्टर्स ज़्यादा हो, मतलब 6, 8, 12 का स्वामी जो लग्नेश का शत्रु है वो मेरे अच्छे ग्रहों को, अच्छे भावों को खराब कर दे, लगन लग्नेश में जान नहीं हो, दशा मेरी खराब चल रही हो, राहु केतु शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव हो, तो मेरी परेशानी का योग है, मेरी परेशानी खत्म नहीं होगी। चाहे मैं जितनी मर्जी उपाय कर लूँ, जितनी मर्जी मैं लोगों से मोटिवेशनल स्पीच सुन लूँ, कुछ नहीं होगा। वहीं अगर मेरे लग्नेश में जान है, लगन में जान है, मेरी दशा अच्छी चल रही है या आने वाली है, मेरे त्रिकोण अधिपति बली है, 1, 5, 9, मतलब लग्नेश, पंचमेश, नवमेश बली है, दशा अच्छी आने वाली है, भले ही अभी खराब चल रही हो लेकिन दशा अच्छी आने वाली है। इसका मतलब ये है कि भाई, भले ही आज मैं संघर्ष कर रहा हूं लेकिन एक वक्त आएगा जब मैं राइज करूंगा और मुझे किसी को किसी से वो करने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे ये राइज़ अपने आप मिलेगा, किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी किस्मत मुझे खुद लाके मुझे देगी। चलिए, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट विषय था। मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे चीज़ों को। अगर कार्यक्रम पसंद आया, थोड़ा गूढ़ विषय है, अगर अच्छा लगा कार्यक्रम तो वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसे और एक कार्यक्रम मैं आप तक पहुँचा सकूँ। वीडियो के रिगार्डिंग कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं, एक्यूरेट एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अपनी पत्रिका दिखाना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे और कंटेंट आपको मिलते रहें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।